आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी में गैस चार्ज करने का तरीका, प्रैक्टिकली तरीका कि हम लोग प्रैक्टिकली उसमें किस तरीके से गैस को चार्ज करते हैं। वो तरीका ये नहीं है कि नहीं आपको फ्लेक्सिंग मारना ही मारना है, नहीं आपको कंप्रेसर चेक करना ही चेक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकली तरीका, जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली गैस चार्ज करते हैं विंडो एसी में, वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक विंडो एसी का पूरा डायग्राम बन चुका है। ये इसका एवापोरेटर है और ये इसका कंडेंसर है और ये इसका कंप्रेसर है और यहाँ पे देखिए ये इसकी चार्जिंग लाइन है जो कि कंपनी पिंच करके देती है। अब आप किसी कस्टमर के घर गए, किसी विंडो एसी के पास गए और उसमें आपको पहले चेक करना है कि इसमें गैस है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और कंप्रेसर को स्टार्ट करने के बाद मतलब एसी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आप अब यहाँ पे चेक करेंगे चला करके इसका एम्पियर चेक करने के लिए आप जो न्यूट्रल फेस की सप्लाई इसमें आई है प्लग के जरिए से, तो उसके न्यूट्रल या फेस किसी एक पे आप क्लैम्प मीटर को लगा देंगे और क्लैम्प मीटर को लगाने के बाद उसमें देखेंगे कि रीडिंग कितनी आ रही, मतलब कितना एम्पियर ये लोड ले रहा है। उसके बॉडी पे जितना एम्पियर लिखा है, मान लीजिए अगर 1.5 टन की एसी है तो उस पर मान लीजिए 8 एम्पियर लिखा हुआ है या 7 एम्पियर लिखा हुआ है। अगर ये 7 एम्पियर और 8 एम्पियर लेता है तो इसका मतलब इसमें गैस है, और अगर ये 7 एम्पियर और 8 एम्पियर से कम लेता है, मतलब जितना उसके बॉडी पे लिखा है एम्पियर उससे ज़्यादा कम लेता है, अगर थोड़ा बहुत कम लेता है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा कम लेता है तो इसका मतलब इसमें गैस नहीं है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा आपको ये चेक करना है कि इसका डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रहा है कि नहीं, जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है वो गर्म हो रहा है कि नहीं और सक्शन लाइन ठंडा हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर आपको ये चेक करना है जो ये फ़ैन चल रहा है कि कंडेंसर फ़ैन, वो कंडेंसर फ़ैन हीट एयर दे रहा है कि नहीं, और अगर ये गर्म हवा देता है तो इसका मतलब गैस है, और अगर गर्म हवा नहीं देता है तो इसका मतलब गैस नहीं है। और एक तरीका ये है कि आपको इस एवापोरेटर के पास चेक करना है, खड़ा होना है, हाथ लगाना है कि यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर ठंडी हवा आती है तो इसका मतलब गैस है, और अगर ठंडी हवा नहीं आती है तो इसका मतलब गैस नहीं है। तो इतने तरीके से आप पहचान सकते हैं इसमें कि इसमें हमारे विंडो एसी में गैस है या फिर गैस नहीं है। तो ये चीज़ आप इतने तरीक़ों से पहचान सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप चेक करें इस तरीके से, और अगर ये सारी चीज़ें बताता है जिसका मतलब इसमें गैस है, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताता है, सबका उल्टा बताता है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें गैस नहीं है, इसमें गैस चार्ज करने की ज़रूरत है। तो अब प्रैक्टिकली उसमें गैस कैसे, अब फ्लेक्सिंग मारेंगे, टाइम लगेगा, ये सब टाइम ना लगे तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन मेथड बताऊंगा, आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको, जिससे कि हम लोग गैस उसमें चार्ज करते हैं उसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें हम लोग गैस हमें चार्ज करना होता है। देखिए फ्लेक्सिंग करना बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास नाइट्रोजन है तब, और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो एयर से फ्लेक्सिंग करना बहुत नुकसान है। एयर से फ्लेक्सिंग करने से क्या होता है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, और इसी कंप्रेसर से अगर आप फ्लेक्सिंग करते हैं तो इस कंप्रेसर की पंपिंग होती है और ये पंपिंग करता रहता है पूरी तरीके से, तो ये गैस को प्रेस करने के लिए होता है इसकी पंपिंग। और जब इसमें एयर को ये पंप करेगा एयर को दबाव बनाएगा, एयर से दबाव बनाएगा, मतलब जब फ्लेक्सिंग करेंगे तो इसके एयर के अंदर जो मॉइस्चर है ना, जो पानी है, वो पानी इसके आयल में रह जाएगा, जिससे कि ये चोकिंग करने का जरिया बनता है। तो इसलिए आपको एयर से फ्लेक्सिंग नहीं करना है। आपको अगर नाइट्रोजन है तो आप फ्लेक्सिंग करिए, बहुत बेहतर है, और अगर आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है तो आप एकदम फ्लेक्सिंग करिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे 95% एसीओ में फ्लेक्सिंग अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर मान लीजिए 100 या 150 200 एसीओ में आप गैस चार्ज करते हैं, उसमें से कोई 1 या 2 अगर आप निकल जाता है ऐसा कि जो कि अच्छी तरीके से वैक्यूम भी किए, मतलब जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आप काम भी किए, लेकिन उसके बाद भी आपके जो आपका गेज है उसका कटर माइनस में आ रहा है, मतलब चोक हो रहा है, तो वहाँ पे आप चेक करिए मतलब कोई पाइप तो जाम नहीं ना है, तब वहाँ पे आपको चेक करना होता है। सब एसीओ में नहीं आपको फ्लेक्सिंग मारनी होती है। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये
प्रैक्टिकली तरीका है एकदम, और इसी तरीके से हम लोग एसीओ में गैस चार्ज करते हैं और किसी भी गैस में कोई चोकिंग नहीं आती है और परफेक्ट कूलिंग करती रहती है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो अब पहले हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ये क्लियर करेंगे कि हमारे एयर कंडीशनर में, हमारे विंडो एसी में गैस है या नहीं है, कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब ये जानते हैं कि इसमें लीक है या चोक है, ये कैसे पहचानेंगे। तो अब देखिए, अगर ये ठंडा नहीं करता, इसमें दो रीजन हो सकता है, या तो चोक है या फिर लीक है। तो ये कैसे पहचानेंगे। देखिए, चोक अगर रहता है तब भी आपको फ्लेक्सिंग नहीं मारना है, और अगर ये लीक है तभी फ्लेक्सिंग नहीं मारना है। क्योंकि चोक कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कचरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि चोक कैसे होता है। चोक होने का रीजन कचरा ही नहीं होता है, चोक होने का रीजन एक और होता है, उसको जानिए। देखिए, इसमें जो आयल होता है, ये आयल ओवर हीटअप होने की वजह से, ज़्यादा हीट होने की वजह से इसके अंदर से वैक्स अलग हो जाते हैं। इसके अंदर से वैक्स, आयल के अंदर से वैक्स होते हैं, वह वैक्स अलग हो जाते हैं। वह वैक्स जो कि इसमें 5% 6% इसमें आयल भी पाइपों में घूमता रहता है। तो जब फ्लेक्सिंग लोग मारते हैं ना, तो वही आयल थोड़ा सा निकलता है, तो सोचते बड़ा आयल है, आयल से कोई चोकिंग नहीं होती है। लेकिन जो आयल, देखिए, जो आयल होता है ना, उस आयल से कुछ वैक्स अलग हो जाते हैं। वो जो वैक्स अलग हो जाते हैं आयल से, तो वही वैक्स जाकर के क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिलरी के एंड पे जाकर के उसी पाइपों को, मतलब वो मॉइस्चर का एक काम करने लगते हैं। वो मॉइस्चर का काम, जो आयल से जो वैक्स अलग हुए हैं ना, वो जो इस पाइपों में घूम रहे हैं, तो वो मॉइस्चर जो नमी का काम करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वही जो आयल का वैक्स है, वो जाकर के इस कैपिलरी ट्यूब के पास, जो एंड में, मतलब कि एवापोरेटर के इनपुट पे जहाँ पे कैपिलरी जुड़ी होती है, वहाँ पे जाकर कैपिलरी के एंड पे वो बर्फ बन जाते हैं। बर्फ बन जाने की वजह से जो इसके अंदर गैस है, वो गैस बाहर नहीं जा पाती, मतलब एवापोरेटर में एंट्री नहीं कर पाती है, जिससे कि यहाँ पे चोकिंग हो जाती है। तो यही रीजन होता है, इसका वैक्स इसको चोक कर देता है। जरूरी नहीं है कचरा ही हो, कचरा बहुत कम ऐसा होता है, कचरा कोई वैसा आ जाए, लेकिन कचरा इसमें जल्दी नहीं आता। सब कॉपर की पाइपें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कचरा आता है। तो ये वैक्स जा करके इसको चोक करता है। तो वैक्स कैसे खत्म होगा, वैक्यूम पंप से वैक्यूम करेंगे, वैक्स सब निकल जाएगा भाप बन करके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ये पता करेंगे कि इसमें चोक है या लीक है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले जो चार्जिंग लाइन इसमें होगी उसको काटना है। तो चार्जिंग लाइन आपको मिलेगी कहाँ, तो वो मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे आपका सक्शन पंप रहेगा। जैसे यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट रहेगा सक्शन पंप पे पाइप एवापोरेटर की, तो उसी जहाँ से उसी पाइप के बीच, मतलब सक्शन पंप के आसपास में आपको ये जो आपकी चार्जिंग पाइप है, ये चार्जिंग पाइप मिल जाएगी। मतलब कि इसको पिंच हुई रहेगी। जब कंपनी बना के देती है तो उसको पहले गैस चार्ज करने के बाद पिंच कर देती है। तो ये जो पिंच हुई मिलेगी आपको एक पाइप इसके सक्शन लाइन पे, तो इसको आपको काटना है ट्यूब कटर की मदद से। जैसे इसको आप काटेंगे, अगर इसके अंदर से गैस निकलती है, अगर इसके अंदर से गैस निकलती है तो इसका मतलब इसमें गैस है, और अगर इसके अंदर से गैस नहीं निकलती है तो इसका मतलब इसमें लीक है। इसका मतलब इसमें कहीं पाइप लीक हो चुकी है, जिसके जरिए से गैस बाहर निकल गई। अगर पाइप में लीकेज मिल गया, मतलब यहाँ से गैस नहीं निकली, तो इसका मतलब लीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें प्रेशर डालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें प्रेशर डालना है। इसमें कंप्रेसर से प्रेशर जब डालेंगे, तो इसमें प्रेशर डालेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही इसको होल्ड करेंगे, मतलब कांटे को होल्ड करेंगे, मतलब कि इसमें आप 200-250 प्रेशर 200-250 प्रेशर के आसपास में इसमें प्रेशर डालेंगे, और डालने के बाद इसको आप छोड़ेंगे जैसे कांटे को। तो अगर कांटा डाउन होता है तो इसका मतलब लीक है। वो तो पहले क्लियर हो चुका है कि लीक है, क्योंकि गैस निकली नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि लीकेज है कहाँ, लीकेज है कहाँ। तो लीकेज को आपको पता करना है, सरफ के झाग से ज्वाइंटों पे पता करना है। ये चेक करना है कहीं से आयल तो नहीं निकला हुआ है। और जिधर से अगर जिस पाइपों से आयल निकला हो, इसका मतलब वहाँ पे लीकेज है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लीकेज है। तो उस लीकेज को पहले ढूंढना है, और लीकेज को ढूंढ करके फिर उसके बाद उसको बेल्ट कर देना है। लीकेज को ढूंढ करके क्या करना है, आपको उस लीकेज वाले एरिया को बंद कर देना, मतलब लीकेज को बंद कर देना है। और जैसे ही लीकेज बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मेन पॉइंट करना क्या है। लीकेज को मान लीजिए आपने सही कर दिया, अब क्या करना है, आपको फ्लेक्सिंग नहीं मारना है, आपको एक काम करना है। ये जो फिल्टर है ना, बस फिल्टर को वेल्डिंग गन की मदद से निकालना है, और या फिर ट्यूब कटर से काटना है। और काटने के तुरंत बाद यहाँ पे नया फिल्टर ज्वाइन करेंगे। आप नया फिल्टर तुरंत यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही नया फिल्टर यहाँ पे लगाएंगे, और लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चार्जिंग पिन लगा देनी है। यहाँ पे एक चार्जिंग पिन लगा देनी है, यहाँ पे एक चार्जिंग पिन लगा देनी है। जो आप काटे रहेंगे, जो चार्जिंग
पाइप जो पिंच हुई थी उसको आपने काटा, वहाँ पे एक चार्जिंग पिन लगा देंगे, एनआरबी पिन लगा देंगे, जहाँ पे हम यहाँ से गैस चार्ज करेंगे। चलिए हमने पिन को लगा दिया, अब क्या करेंगे? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अब वैक्यूम करना है। वैक्यूम करना है, वैक्यूम किससे करना है? कंप्रेसर से नहीं, वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है, कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करना है। आपको वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है, क्योंकि कंप्रेसर अच्छी तरीके से वैक्यूम नहीं कर पाता है, इसलिए हमें कंप्रेसर का यूज करना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा चोकिंग का रीज़न यही होता है कि हम वैक्यूम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से जो इसके अंदर से मॉइस्चर सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है और ये जा कर के कैपिलरी ट्यूब को जाम करता है और फिर हमारा सिस्टम काम नहीं करता है। तो आपको वैक्यूम किससे करना है? वैक्यूम पंप से करना है। तो आपको वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है, तो वैक्यूम करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे वैक्यूम पंप, कंप्रेसर नहीं लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे। ये ध्यान हमेशा रहे, यहाँ पे आप लगाएंगे एक वैक्यूम पंप। यहाँ से ये फेंकेगा, मतलब अब यहाँ पे आपको एक कंपाउंड गेज लगा देना है, मतलब लो प्रेशर गेज यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर देना है। मतलब वैक्यूम करने के लिए जैसे वैक्यूम करते हैं वैसे आपको वैक्यूम कर देना है इसको। तो पहले हम गेज बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब देखिए वैक्यूम के लिए क्या करना है आपको? ये जो नीचे वाली लाइन है ना, गेज के सबसे नीचे वाली लाइन, ये वाली, ये इनपुट की होती है, हमेशा ध्यान रहे। अगर उल्टा लगाएंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे गैस कितनी हुई कितना नहीं हुई, समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, यही इनपुट की होती है। यहाँ पे चार्जिंग पाइप कनेक्ट करना है और इसको सीधा ले जाके हमेशा सिस्टम में इन करते हैं। चाहे वो फ्रिज में गैस चार्ज करें, चाहे ऐसे किसी भी चीज़ में, किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करें, इसको हमेशा नीचे वाला जो गेज का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो नीचे वाली लाइन होती है, उसको हमेशा आप सिस्टम वाले पाइप में कनेक्ट करें और जो साइड वाला होता है उसको आप हमेशा वैक्यूम पंप में जाके कनेक्ट करें या फिर गैस में कनेक्ट करें गैस चार्ज करते समय। तो चलिए यहाँ पे हमने चार्जिंग पाइप 2 लगा दिए हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस वैक्यूम पंप को करेंगे ऑन और इसको भी ऑन करेंगे, इसके हैंडल को ऑन करेंगे। अब ये वैक्यूम पंप ऑन होगा और इसका हैंडल भी ऑन होगा। अब क्या होगा कि ये वैक्यूम पंप वैक्यूम करेगा, मतलब इधर से ये खींचेगा ना, इधर से ये खींचेगा और इधर से फेंकेगा। तो अब ये खींच रहा है, किधर से खींच रहा है? एसी जो है हमारी है, एसी जो हमारा है, इस एसी के अंदर जितने भी बाहर के एयर हैं, मॉइस्चर हैं, जो ऑयल के वैक्स हैं, उन सारे नमी को ये खींच रहा है। देखिए यहाँ से ये सक्शन लाइन के जरिए से ये खींच रहा है इधर से और इस साइड से भी खींच रहा है। मतलब कि ये खींचते खींचते क्या करेगा, ये धीरे धीरे किधर जाएगा? इस पे, इससे होते हुए ये इस तरीके से निकलते हुए यहाँ से होते हुए ये बाहर निकलेगा। मतलब वातावरण में इसके अंदर कि जितनी भी एयर है वो सारे एयर ये वैक्यूम पंप निकाल के वातावरण में छोड़ देगा। इसको पूरी तरीके से वैक्यूम कर देगा, पूरी तरीके से इसके अंदर किसी जितने भी वैक्स हैं ऑयल के और जितने भी नमी वाले चीज़ हैं या फिर कोई भी गैस जो भी हवा है, वो सारी गैसों को, सारी हवाओं को निकाल करके ये बाहर फेंकेगा। तो ये यहाँ से बाहर फेंक रहा है, मतलब कि इसके अंदर के जितने भी एयर हैं उन सारे एयर को ये खींच करके, उन सारे नमी को ये खींच करके बाहर फेंक रहा है वैक्यूम पंप। तो ये जब बाहर फेंक रहा है तो यहाँ पे ये सुई क्या होगी? धीरे धीरे डाउन होगी, मतलब माइनस में आ गई। तो जब सुई -30 पे आ जाए, मतलब कि 10 या 15 मिनट के अंदर में ही ये -30 पे आ जाती है और आपका वैक्यूम पंप फेंकना बंद कर दे, मतलब कि पूरी तरीके से वैक्यूम कर ले, 10-15 मिनट में ही आपका वैक्यूम अच्छी तरीके से हो जाता है। और जब जैसे ही वैक्यूम ये पूरी तरीके से हो जाए, इसके अंदर की सारी एयर निकल जाए, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एकदम मेन पॉइंट। वैक्यूम पंप क्या करता है कि इसके अंदर के एयर को खींचता है और जैसे ही इसके अंदर की एयर को खींचता है, जब ये वैक्यूम पंप वैक्यूम करता है ना, तो इसके अंदर की एयर सारी बाहर जब निकलती है तो इसके अंदर लो प्रेशर हो जाता है, एकदम प्रेशर डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन होने की वजह से, मतलब एयर का प्रेशर एकदम नहीं इसके अंदर है, अब ये प्रेशर डाउन होने की वजह से इसमें गर्माहट पैदा होती है और बाहर की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, मतलब बाहर की गर्मी की वजह से इसके अंदर तो एकदम पूरी तरीके से एयर निकल चुकी है,
तो अब यहाँ पे क्या होता है, गर्माहट पैदा होती है, मतलब गर्मी पैदा होती है, और बाहर की गर्मी की वजह से इसके अंदर के जितने भी वैक्स हैं आयल से निकले हुए और जितने भी नमी है, उन सारे वैक्स और नमी को ये क्या करता है, उबालता है। ये उबालता है गर्मी के, बाहर की गर्मी की वजह से इसके अंदर देखिए अब तो एयर सारी जब निकल जाएगी तो इसके अंदर एकदम लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर होने की वजह से और बाहर जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस, तो उसी गर्मी से इसके अंदर के जो वैक्स हैं, जो आयल के वैक्स और जो नमी है, वो नमी और वैक्स उबलने लगते हैं और उबल करके क्या होता है कि उबल के रिस के ये यहाँ से वापस आते हैं, मतलब कि रिटर्न होकर के ये वातावरण में वैक्यूम पंप इसको छोड़ता रहता है और अपने जो इसके अंदर जो नमी वगैरह रहते हैं वो अपने आयल में लेता रहता है, अपने अंदर लेता रहता है। तो इसके अंदर के सिस्टम के अंदर की जितनी भी पाइपें हैं, उन पाइपों के अंदर के सारे वैक्स और नमी को बाहर कर देता है, मतलब उबाल करके बाहर निकाल देता है। और जब पूरी तरीके से ये बाहर निकल जाए, मतलब 10-15-20 मिनट में ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही -30 पे सुई आ जाए और वैक्यूम अच्छी तरीके से हो जाए, तो आपको अब क्या करना है, वैक्यूम को बंद करना है। वैक्यूम को बंद करने से पहले क्या करना है, आपको इस गेज को बंद करना है, कंपाउंड गेज को सबसे पहले ऑफ करना है, और ऑफ करने के बाद फिर आपको इसको भी, जो वैक्यूम पंप रहेगा इसको भी ऑफ कर देना है। अब ये आपका सिस्टम वैक्यूम हो गया। अब ये सिस्टम आपका वैक्यूम जब हो गया तो अब क्या करना है, आपको लगाना है यहीं पे केन, मतलब गैस का केन लगाना है और इसमें डालना है गैस। ये बहुत ही बेहतर तरीका है, इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं और परफेक्टली सिस्टम वर्क करते हैं। फील्ड में हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। ये नहीं कि जाकर वहाँ फ्लेक्सिंग मारते हैं, अरे 3-3 घंटा लग जाएगा, फ्लेक्सिंग मारेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। और इससे कोई नुकसान नहीं, 95% कोई भी एसी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, बेहतरीन कूलिंग करेगी वो। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे गैस चार्ज करना, तो गैस कौन सी डालेंगे ये भी सवाल बनता है। तो गैस कौन सी डालेंगे, तो उस पर लेबल पे, उसके जो एसी का लेबल होगा उस लेबल पे लिखा होगा किसमें कौन सी गैस पड़ेगी। मान लीजिए अगर R22 लिखा है तो R22 डालें, R410 लिखा है तो R410 डालें, मतलब जिसमें जो गैस है वही आपको डालनी है। दूसरी गैस डाल देंगे तो फिर यहाँ पे ये डेंजरस हो सकता है, कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकते हैं, कूलिंग में इफेक्ट आ सकता है, पाइपें फट सकती है। इस वजह से जो गैस उसमें हो वही गैस आपको डालना है। तो मान लीजिए इसमें R22 गैस लिखा है और आपको R22 गैस को चार्ज करना है। तो चलिए यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं छोटा सा। तो चाहे इस R22 गैस के केन को उल्टा करके डालें या फिर सीधा करके डालें, मतलब कि खड़ा करके डालें, उसमें कोई भी मसला नहीं है। जो भी गैस दो गैसों से नहीं मिलकर बनी होती है, दो गैसों से मिलकर नहीं बनी होती है, उन्हें आप सीधा करके भी डाल सकते हैं सिस्टम में और उल्टा करके भी डाल सकते हैं सिस्टम में। और अगर मान लीजिए 410 गैस है तो वो दो गैसों से मिलकर बनी होती है, इसलिए उसको आप हमेशा उल्टा करके ही डालेंगे, क्योंकि सीधा करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में जाएगी और वेपर फॉर्म में जाने की वजह से जिसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो गैस ज़्यादा ही अंदर जाएगी, इससे कूलिंग पे इफेक्ट आएगा। तो आपको इसको जो R22 गैस है इसको आप चाहे सीधा करके डालें चाहे उल्टा करके डालें, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हमने इसको मान लीजिए उल्टा ही कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक चार्जिंग पाइप कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, इसको भी यहाँ पे भी कनेक्ट कर देंगे गेज पे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको ऑन करना है और इसके अंदर की जब पिन को ये दबाएगा तो गैस बाहर आएगी। गैस बाहर आने के बाद आपको छोड़ना नहीं है अभी यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा पर्च कराना है, मतलब यहाँ पे जो ये जाके गेज पे कनेक्ट हुई है पाइप आउटलाइन पे, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे तो यहाँ से ये गैस निकलेगी। तो एयर का दबाव, मतलब इसमें जो एयर है वो एयर यहाँ से बाहर निकलेगा इस पाइप के जरिए से, मतलब उस गैस के प्रेशर की वजह से। तो जैसे ही गैस निकलने लगे, एयर बाहर निकल जाए, गैस निकलने लगे, इसको तुरंत बंद करना है। हल्का ढीला किए रहेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का ढीला करेंगे, गैस निकल जाएगी, एयर निकल जाएगी। और जैसे एयर निकल जाती है तुरंत इसको बंद करना है और बंद करने के बाद अब यहाँ से आपको कंट्रोल करना है, गैस को यहाँ से खोल देना है और यहाँ से गैस इसमें डालना है। जब इसमें 60-70 PSI गैस पड़ जाए, थोड़ी गैस पड़ जाए, तो उसके बाद आपको इसको स्टार्ट करना है। एसी को स्टार्ट करके फिर इसमें धीरे धीरे गैस आपको चार्ज कर देना है, मतलब धीरे धीरे इसमें गैस और छोड़ते जाना है। और जब इसका प्रेशर, बाइक प्रेशर क्या होता है 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में ये होता है, तो मतलब आप
65 PSI इसमें गैस जैसे ही हो जाएगी। आप इसको चलाएं और ये चेक करें कि इसका जो ये कंडेंसर है ये गर्म हवा फेंक रहा है कि नहीं, और इसका जो इवापोरेटर ये ठंडक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये डिस्चार्ज लाइन को चेक कर लें। तो और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो इसका मतलब आपकी गैस अब परफेक्ट हो चुकी है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा और चलाएं 5-6 मिनट 10 मिनट, ताकि ये क्लियर हो जाए कि अब थोड़ा बहुत गैस तो कमी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गैस अगर काटा डाउन होता है तो उसमें आप थोड़ा सा और गैस चार्ज करें, मतलब 70 PSI ज़्यादा ना करें, 60 और 70 के बीच में ही रखें। उसके बाद जब ये प्रेशर हो जाता है आपका तो आप ये चेक करें, कूलिंग वगैरह चेक करने के बाद आप श्योर हो जाएँ कि हाँ इसमें प्रॉब्लम अब नहीं है। तो आप क्या करें, अब यहाँ से अगर आप ये चाहते हैं कि इस पाइप को पिंच करें तो आप पिंच करके इसको वेल्डिंग कर दें, या फिर अगर ये चाहते हैं तो ये जो हमारा वाल्व लगाएं ये वाल्व इसमें छोड़ दें। तो आपको करना कि इसको आपको पाइप को खोल लेना है यहाँ से, और उसके बाद उसके ऊपर जो कैप है उस कैप को बंद करना है। और वहाँ पे एक चीज़ और देखना आपको कि उस कैप में जो इस पर कैप लगाएंगे चार्जिंग पिन पे, तो उस कैप में जो वाल्व होता है वाल्व है कि नहीं। क्यों कभी कभार अगर ये लीक हो जाता है, मतलब ये पिन ख़राब हो जाती है, तो अगर वाल्व नहीं रहेगा तो गैस सारी उड़ जाएंगे। तो वाल्व को चेक कर लें कि उसमें वाल्व है कि नहीं। तो वाल्व वाला कैप ही आप इस पाइपों इसकी जो चार्जिंग पिन है इस पर आप लगाएं तो बेहतर है। तो आपका सिस्टम इस तरीके से चार्ज हो जाएगा। 100% मैं आपको कहता हूँ इस तरीके से आप काम करें, बहुत जल्दी काम भी होगा, परफेक्ट काम भी होगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपके टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं।